तो चलिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा है कि सप्ताह में हम लोग 2 बार ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जैसा कि देख सकते हो साइंस के चैप्टर 3 है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें का हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला बात, क्लास 9th में जब हो अच्छे तरीका से तैयारी करोगे तो 10th में जाते-जाते आप लोगों को क्वेश्चन याद करने का फॉर्मेट पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा। इसी कारण से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली तरीके से आप लोगों को मैं एक बात कंफर्म रूप से बता देता हूँ, आज के ये पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कोशिका की खोज किसने किया था, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम भी आप लोगों से एग्जाम लेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को ऐड करेंगे। ये 9th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो रबर्ट हुक ने, ठीक है ना, रबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसे प्रॉपर तरीका से 2 बार 4 बार 5 बार बोल करके याद कर लीजिएगा कि कोशिका की खोज जो है ना रबर्ट हुक ने किया था। ये बात समझ में आ गई? कोशिका की खोज रबर्ट हुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन को एकदम छोटे छोटे अक्षरों में तोड़ने का प्रयास करना एकदम इजी तरीका से जिससे याद हो जाए। यहाँ पे जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। अभी हमने आपको क्या बताया, कोशिका की खोज, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जीवित कोशिका, जीवित का मतलब जिंदा कोशिका, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा फॉर्मेट, जब सीधा बोलेगा कोशिका की खोज किसने किया था, हम लोग आसानी तरीका से बोल देंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन वही चीज जब बोलेगा कि चलो बताओ जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज किया और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहली बार अगर इनका नाम सुन रहे हो तो आपको नाम सुन करके लगेगा कि नहीं मेरे से याद नहीं होगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपको आए या फिर नहीं आए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है, सिर्फ वो देखता है कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, है ना। ल्यूवेन हॉक ने जो है ना जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये क्लास 10th में भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसीलिए अगर आज याद कर लीजिएगा तो आने वाले 1 सालों में 2 सालों में आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आपके माइंड में घूमता हुआ रहेगा। तो सिंपली तरीका से अगर मैं आप सभी को बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आप लोग सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए। आज के बाद जब कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया का बात होगी तो समझ जाइएगा कोशिका का उसे पावर हाउस कहा जाता है। बात समझ में आई ना। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया। नंबर 1 क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने बताया। उसके बाद मैंने फिर आपसे पूछा 3 नंबर क्वेश्चन में, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस तरीके से आप भी 2 बार 4 बार अगर रिपीट करेंगे ना तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे बचे। बात समझ में आ रही है? और सभी क्वेश्चन को यहीं पे याद करते चलो, ऐसा नहीं कि अभी उतार लेंगे बाद में जाके रट लेंगे, रटने वाला सिस्टम नहीं, समझिएगा। मैंने आपसे पूछा बताओ कोशिका का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। 3 बार बोल दो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, बस बात खत्म। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, आत्मघाती थैली, है ना, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम एक ऐसा चीज है जिससे आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि याद कैसे रहेगा, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखिएगा। तो अभी आप लोग जब तक बोलिएगा नहीं पढ़ते वक्त, जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं 4-5 बार अपने मन में इस क्वेश्चन को दोहराइएगा नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आत्मघाती अगर थैली पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा क्या, सुन लीजिए यहाँ पर लाइसोसोम, लाइसोसोम 4-5 बार बोलिएगा, आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाएगा कि लाइसोसोम को जो है बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आप लोग एक बार बोल के बताओ। हाँ समझ गए ना। तो लाइसोसोम किसे बोला जाता है, आत्मघाती थैली। या फिर आत्मघाती थैली क्या है, तो आप कह सकते हो सिंपली तरीके से कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। और 1-1 मिनट 2-2 मिनट अगर प्रत्येक क्वेश्चन पे देंगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बचेगा।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप लोग याद करिएगा क्या कि आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई बात नहीं। कोशिका का पावर हाउस जिस तरीका से आप लोग याद किए हो ना, पावर हाउस क्या याद किए हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया याद किए हो, उसी प्रकार से कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो सिंपली तरीका से बोल दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट को, है ना, किसको, क्लोरोप्लास्ट को। और एक और चीज आप लोगों को हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि एक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ता का रंग हरा दिखाई देता है। आप लोग पेड़ पौधे पे जब ताकते होइएगा तो आपके मन में एक विचार जरूर आता होगा कि ये सब हरा क्यों है, दूसरा कलर क्यों नहीं होता है। तो दूसरा नहीं कलर होता है, इसका रीजन भी है, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तों में, क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण वो क्या होता है, हरा दिखाई देता है। और जैसे मैंने वो क्वेश्चन आपको बताया, तो याद करते समय वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, लेकिन तब हम ये क्वेश्चन के बदौलत उस क्वेश्चन को बताए कि चलो बता दो हमको कि पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपके माइंड में कैसे होगी, आप बोल दोगे कि क्लोरोफिल के कारण। लेकिन यही अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चलो बताओ कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है, सिंपली तरीके से बोल दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का रसोई घर किसे बोलेंगे, तो आप लोग बोलिएगा क्लोरोप्लास्ट को। बस सोच के बोलना है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, बट थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ देखिएगा कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो अगर मैं बात करूँ 6 नंबर, तो कोशिका जो भित्ति होता है ना, सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज के बारे में आप लोग जाइएगा क्लास 10th में तो बेहतर तरीके से पढ़िएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 3 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है ना, किस चीज से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बना होता है कोशिका भित्ति। जो सेल वाल है, जो सेल वाल है, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका में जो छोटे छोटे दीवारें होती है ना, दीवार टाइप का, तो उसी को यहाँ पे बोला जाएगा कोशिका भित्ति। तो वो सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। चलो एक बार फिर से बोल दो, सेल्यूलोज से क्या बनता है, तो कोशिका भित्ति बनता है, सेल वाल बनता है। बात समझ में आई ना, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। बात समझ में आई। रसोई घर में आप क्या बोलोगे, तो कोशिका का रसोई घर। चलिए इस तरीके से आप लोग रटते रहिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हमने बहुत पहले बताया था, लेकिन वो 9th में नहीं 10th में, कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसका खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। लेकिन आप सभी को 4 ऑप्शन देखने को मिला, तो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे देखो न्यूक्लिक एसिड मतलब डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, एसिड मतलब, एसिड का मतलब अम्ल होता है ना। एसिड अगर अम्ल का इंग्लिश पूछे तो एसिड बोल दीजिएगा, है ना। बेस मतलब क्षार होता है। तो यहाँ पे डीएनए का मतलब डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड नहीं रहे तो आप देख सकते हो एसिड के जगह अम्ल है। तो ये मत कहिएगा कि डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की जगह पे अम्ल क्यों दे दिया, एसिड का हिंदी दे दिया अम्ल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बट सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। इसके बाद चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर यहाँ पे याद कर लीजिएगा, डीएनए, डी से डाइऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए 2 बार बोलिए तो, हाँ 2 बार बोलिएगा, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस हो गया, काम खत्म हो गया। बस माइंड में ये होना चाहिए कि डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कुछ है। जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा डीएनए का फुल फॉर्म बताओ, तो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो 2 बार 4 बार प्रयास कीजिएगा, मेरे जैसा याद हो जाएगा। मैंने कैसे याद किया, मैंने कैसे याद किया, उसी तरीके से 2 बार 4 बार देखा, समझा क्वेश्चन को, फिर याद किया। थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है ना। डीएनए और एटीपी ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ट्राइफॉस्फेट, एडोनेसिन, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडोनेसिन, टी से ट्राई, फी से फास्फेट, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनेटिन। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन को रटिएगा मत, देखिए बस एक चीज समझिए, ए से एडोनेसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम गजब है, अजब है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए से क्या हो जाएगा, एडोनोसिन, एडोनोसिन, है ना, एडेनोसिन, टी से ट्राई, अब पी से फास्फेट हो गया। अब आपसे
जब आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा कि चलिए बता दीजिए सर आप एक बार, तो मैं क्या बोलूँगा, ए से एडेनोसिन बोलूँगा, टी से ट्राई बोलूँगा, पी से फास्फेट बोलूँगा। अब एक बार जब बोलूँगा ना एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, तो मुझे थोड़ा लगेगा कि नहीं गलत जा रहा है, बट वही चीज़ को जब मैं सोच लूँगा, चलो ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, याद हो गया। तो क्वेश्चन याद करने का भी एक तरीका होता है जो कि आपको भी पता है ना, शुरुआती पॉइंट है, तो यही तो दौर में हम जब आपको बताएंगे तब ना क्लास 10th में जाइएगा तो बेहतर करिएगा। तो वही पॉइंट है, बस देखियो क्वेश्चन को 50 को 60 को क्वेश्चन याद करना मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि सभी चीज़ों को समझो, किस तरीके से याद किया जाता है, अपने दिमाग को बताओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो अपने माइंड को बोलो कि चलो समझ जाओ किस तरीके से किस क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को हमने बता रखा है कि कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो नाभिक होता है, और इसका टेस्ट भी लिए आप सभी से, तो शायद आप लोगों ने दे भी रखा है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन भी नाभिक हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है, जो नियंत्रण करता है, देखभाल करता है, वो कौन, उसका नाभिक करता है। नाभिक मतलब उससे एकदम बीच वाला पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका नाभिक का मतलब ये बीच वाला पूरा इसका केंद्र, समझ रहे हो। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बायोलॉजी में देख रखे होंगे, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइबोसोम का आप लोग नाम सुने होइएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए इसके ऊपर हम 4-5 बार फिर से ट्राई करते हैं, राइबोसोम आखिरकार होता क्या है। तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का, क्या होता है प्रोटीन का, बोलो एक बार, बोलो एक बार, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर से बोलो, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में। अगर वही पूछ दे कि चलो राइबोसोम क्या है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इतना लिख दोगे कि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है, तो बस वो करेक्ट हो जाएगा। जितना जानकारी हमको पता है उतना ही लिखेंगे, लेकिन सही लिखेंगे। राइबोसोम के बारे में समझ गया, वहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक बार आपके माइंड में फिर चला वो क्वेश्चन, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एटीपी का बोला, तो ए से क्या, एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट बोला मैंने। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है। उससे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया, उसका नाभिक होता है। और यहाँ पे कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि चलो प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने किया था, प्लाज्मा की खोज किसने किया था, तब आपके माइंड में वो क्वेश्चन दौड़ेगा कि मैंने तो पढ़ा रखा है आप लोगों को कि कोशिका का मतलब, कोशिका झिल्ली का मतलब कहो या फिर कोशिका का मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली रहेगा तो प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे, कोशिका रहेगा प्लाज्मा बोलेंगे। बात समझ में आई। तो कहने का यहाँ पे मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पूछेगा प्लाज्मा की खोज किसने किया, तब भी हम क्या आंसर देंगे, हम आंसर देंगे वही रॉबर्ट हुक की, जिन्होंने काल के रेखा में 1 महीना काट के मधुमक्खी की छत्ते से क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। बात पता है ना आप लोगों को, मधुमक्खी की छत्ते से। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पौधों में खाद निर्माण कहाँ पर होता है। पेड़ पौधों में यहाँ पे पूछा जा रहा है खाद का निर्माण कहाँ पर होता है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लोरोप्लास्ट जैसा कि आप लोग सुन रखे होंगे, क्लोरोफिल भी मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोप्लास्ट आखिरकार होता क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पौधों में जो खाद का निर्माण होता है, जो खाद, जो भोजन जो बनता है वो कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। बात समझ में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बना होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ये वाला क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पहले बताया कि चलो बताओ आप लोग कोशिका भित्ति कथी से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, पौधों में भोजन का निर्माण कहो या फिर कहो भोजन बनता कहाँ पे है, तो आप लोग कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आ रही है ना। और क्लोरोफिल के कारण
ही क्या करता है, पत्तों का रंग हरा होता है। और पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं, तो दिन में बनाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश रहता है, तो अंधेरे में वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये भी क्वेश्चन आपको बताया हूँ कि पेड़ पौधों में जल का वहन जाइलम करता है, भोजन का वहन फ्लोएम करता है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसके बारे में जब पढ़े हो तो नाभिक मत मानना, क्योंकि नाभिक का मतलब एकदम छोटा सा, वो केंद्र उसका हो गया। लेकिन कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा। चलिए 4-5 बार बोल लीजिए, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। सिट्टी मारेंगे, बड़ा बड़ा बात हो जाएगा। देखिएगा कोई कोई क्लास में सिट्टी जब बजा देता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है, बहुत पिटाता है वो। तो उसी प्रकार से साइटोप्लाज्मा माने बहुत बड़ा बात हो गया। साइटोप्लाज्मा मतलब बहुत बड़ा, सिट्टी बजाना बहुत बड़ा बात हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्मा क्या हो जाएगा, आप लोग अब सुन लीजिए, साइटोप्लाज्मा चाहे साइटोकोशिका जो रहे, तो साइटोप्लाज्मा सबसे बड़ा हो जाएगा। सिट्टी बजाओ, बड़ा बात हो गया, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्मा समझ गए ना, ये तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग, बस सिट्टी बजाने का काम है, एक बार सिट्टी बज गया, बड़ा काम हो गया। कोशिका का सबसे बड़ा भाग साइटोप्लाज्मा हो जाएगा। बात समझ गए। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट देखिएगा, कोशिका में ऊर्जा का भंडार किस रूप में होता है। जैसे कि कोशिका का अभी नाम सुने ना, तो ऊर्जा का भंडार जो होता है किस रूप में जमा होता है। मान के चलिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ऊर्जा कहाँ पे होता है, किस रूप में जमा होता है। हम कैसे जानेंगे कि वो ऊर्जा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 14 नंबर क्वेश्चन में, तो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। तो एटीपी में है ना, कोशिका में ऊर्जा का जो भंडारण है वो एटीपी में रहता है। बात समझ गए ना, कोशिका में ऊर्जा का भंडारण एटीपी में रहता है। मतलब यह है, ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट। धीरे धीरे आपको अब एटीपी का मतलब, एटीपी का फुल फॉर्म पता चल गया होगा। और ऊर्जा का भंडार एटीपी को बोला जाता है। सारा ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा मतलब क्या, एनर्जी, पावर, समझ रहे हो, सब एक ही चीज़ है। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, काम करने की दर को क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। काम करने की क्षमता को ऊर्जा, काम करने की दर को शक्ति, ये सब चीज़ तो बेसिकली पता होगा। हाँ, अगर नहीं पता है तो टेंशन नहीं लीजिए, वो फिजिक्स के बारी आएगा, हो जाएगा। अभी बायोलॉजी का है ना, चैप्टर 3 है। उसके बाद यहाँ देखिए, आरएनए का पूरा नाम कैसे क्या है। जैसे कि डीएनए का पूरा नाम मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से आरएनए का भी पूरा नाम होता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया, न्यूक्लिक अम्ल तो रहेगा, न्यूक्लिक एसिड तो रहेगा। आर की जगह हो जाएगा कोई दूसरा चीज, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। जैसे डीएनए का क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है, उसी प्रकार से आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो में बोलते हैं, डी रहता है तो डाईऑक्सी राइबो बोलते हैं, डी हट के आर आ गया तो सीधा बोल देंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कहीं ना कहीं अगर आपने डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लिया होगा, अभी बोलते बोलते 4-5 बार बोल दिए, आपको याद हो गया होगा नॉर्मली तरीके से। तो अगर वो याद हो गया होगा तो आरएनए का भी समझ में आ जाएगा, आरएनए भी याद कर लोगे, बहुत बेसिकली आसान है। हाँ, अगर आप समय इसके ऊपर दीजिएगा तब ना, अब बैठे बैठे तो याद होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोशिका का आकार किससे निर्धारित होता है। अब एक और चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिका का आकार जो होता है उसके कार्य से निर्धारित होता है। बस हो गया। कोशिका का जो आकार है, जो साइज है, वो उसके काम के आधार पर होता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होइएगा 4-5 लेवल में एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया काम करता है तो उसका नाम बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से जो ज़्यादा काम करेगा उसका नाम बड़ा होगा। तो कोशिका का आकार किस रूप में होगा, तो उसके कार्य के आधार पर बताया जाएगा। एग्जाम में आएगा, कोशिका का आकार किस चीज़ से निर्धारित होता है, तो कार्य से। वो जितना लेवल का काम करेगा उतना लेवल का उसका क्या होगा, साइज होगा, आकार होगा। तो ये सिंपली आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोगों को। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की इकाई क्या है। जीवित जो कोशिका है उसकी इकाई क्या है।
तो जीवित कोशिका की इकाई भी तो वही हो जाएगा ना, कोशिका ही हो जाएगा। जीवित कोशिका की इकाई कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ बेसिकली ऐसा चीज ऑप्शन ऐड कर देता है जो आपको लगे कि नहीं गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, बट पॉइंट पकड़ ले रहिएगा, कोई डाउट नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चीज आप सभी को हमने बता रखा होगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। मैंने आप लोगों को बताया होगा ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है जीवित कोशिका का इकाई, तो यहाँ पे कोशिका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है। कोशिका में अगर मैं बात करूं तो पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है, तो कोशिका झिल्ली से होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली से होता है। कोशिका झिल्ली एक पतला एकदम झिल्ली होता है, मतलब नहीं समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये देख लो, ये कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज, क्या मान लो ये कपड़ा है, तो ये पूरा एकदम पातर है, पूरा पतला है, एकदम पतला है, यही झिल्ली कहलाता है। ठीक है, झिल्ली एकदम पतला टाइप का रहता है, पूरा पतला, इसे ताकेंगे तो आर पार दिखेगा, समझ रहे हो। तो कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से होता है। पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है, झिल्ली से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। बात समझ गए, वो एकदम पतला झिल्ली रहता है, पतला एकदम पतला टाइप का रहता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कोशिका में पानी की अधिकता कहाँ होती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है कि कोशिका में सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर होता है। तो कोशिका में सबसे ज्यादा पानी वैक्यूल में होता है, वैक्यूल में होता है। चलिए इसके बारे में 4-5 बार चर्चा करेंगे, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाएगा। वैक्यूल, वैक्यूल में सबसे ज्यादा पानी होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा, मैं तो बताने के लिए आंसर बता दिए, जब तक 4-5 बार मैं बोलूंगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, फिर जाके आप लोग रटिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा वैक्यूल, एक बार बोलिए तो वैक्यूल, वैक्यूल कमेंट में लिखिए वैक्यूल, हम देखेंगे कमेंट को आप सभी के। तो वैक्यूल 2-4 बार लिखिए। और कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोशिका में सबसे ज्यादा जल कहाँ पे होता है, वैक्यूल में होता है। 2 बार कमेंट में लिखिएगा ना वैक्यूल, आपको समझ में आ जाएगा। कोशिका का सबसे ज्यादा कोशिका में सबसे ज्यादा जल कहाँ पे होता है, वैक्यूल में होता है। बात समझ गए ना, वैक्यूल में। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा 1 बार 2 बार वैक्यूल, आपको वैक्यूल से जान पहचान हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगा, आसानी तरीके से समझ जाओगे कि कोशिका में सबसे ज्यादा पानी वैक्यूल में होता है। इसके बाद वाला पॉइंट है, जीव का सबसे छोटा भाग क्या है। तो जीव का सबसे छोटा भाग यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीव का जो सबसे छोटा छोटा भाग होता है वो कोशिका होता है। ऊतक से भी कोशिका एकदम छोटा होता है। ऊतक में कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनता है। जैसे ये सब चीज देख लो ना, हम लोग का जो अंग है, हम लोग का शरीर है, वो कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका बहुत छोटा छोटा होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीव का सबसे छोटा भाग कौन होता है, जीव का सबसे छोटा पार्ट कौन, माने कि सबसे छोटा भाग क्या होता है, कोशिका होता है। जीव का सबसे छोटा भाग कोशिका ही होता है। कोशिका, जिसको सेल बोला जाता है, बहुत छोटा छोटा होता है, और कोशिका के समूह को ऊतक बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आए कि जीव का सबसे छोटा भाग क्या है, तो कोशिका हो जाएगा। बात समझ गए। इसके बाद वाला पॉइंट को समझिएगा। क्वेश्चन है वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है। जैसे कि हमने आप सभी को बताया वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल में अधिकतर पानी होता है, कोशिका में सबसे ज्यादा पानी वैक्यूल में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपली तरीका से 21 नंबर में, तो वैक्यूल का मुख्य कार्य होता है संग्रहण, संग्रहित करना, मतलब इकट्ठा करना, वैक्यूल का काम होता है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे होता है, वैक्यूल में होता है, और वैक्यूल का काम क्या है, संग्रहण। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, एक लग। बात समझ में आ रही है ना, संग्रहण। तो वैक्यूल का मुख्य कार्य होता है संग्रहण। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं। अब गुणसूत्र भाई किससे बनता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ 22 नंबर, तो गुणसूत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। अब एक और चीज आप सभी को बताता हूँ, डीएनए डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जिससे उसके पूरे, अगर मैं बात करूँ पीढ़ी का पता चल जाए। जैसे ये बाल देख रहे हो ना, तो इस बाल से ही, एक बाल से, एक छोटा सा पार्ट से ही पता चल जाएगा उसके माता पिता कौन है, उसके दादा दादी कौन है, नाना नानी कौन है, सब चीज पता चल जाता है एक ही चीज है, डीएनए टेस्ट। और ये बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है।
तो यहाँ पे कहने का मतलब गुणसूत्र किससे संबंधित है, किससे बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिल करके बना होता है। जब कभी भी एग्जाम में पूछेगा बोल दीजिएगा डीएनए और प्रोटीन से मिल करके ही गुणसूत्र बनता है। बात समझ में आई। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन है किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट नॉर्मली तरीका से किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्या होता है, अपना किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अपना अपना डीएनए होता है। बात समझ गए। अगर आपसे पूछेगा किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। जिसे कोई इंसान समझ रहे हो ना, तो इंसान में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है। बात समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन किससे संबंधित होता है। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आप सभी को बोलूँ, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे सिंपली तरीके से, क्योंकि 9th में हो, अभी इसके बारे में पढ़े नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोलेन काइमा में पौधों में लचीलापन किसे बोला जाता है, तो कोलेन काइमा को। पौधों में लचीलापन किससे संबंधित होता है, किससे होता है, तो कोलेन काइमा को। बात समझ गए, कोलेन काइमा को। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलेन काइमा। और कोलेन काइमा किससे संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पौधों में लचीलापन किससे संबंधित है, कोलेन काइमा से। ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। और एक चीज़ आप लोग सोच के बताओ, 25 नंबर क्वेश्चन में क्लोरोफिल कहाँ पे होगा, क्लोरोफिल कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। जैसा कि मैंने आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट दोनों एक जैसा मिलता जुलता हो रहा है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। आपको जब ये ऑप्शन दिया गया होगा, आप ऑप्शन में तुक्का लगाए होंगे, तो ऑप्शन भी ही लगाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। बात समझ गए, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, परिवहन। नहीं याद है, याद कर लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है, रेटिकुलम का काम होता है परिवहन। हाँ, अगर ये क्वेश्चन भारी लगे ज़्यादा तो इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन अभी आसान लगा वही हम याद करेंगे। गोल्डी बाजी का कार्य क्या है, गोल्डी बाजी का कार्य क्या होता है। हाँ भाई, गोल्डी बाजी भी होता है। अब आप लोग समझेंगे, सोचेंगे गोल्डी बाल्दी क्या होता है, गोल्डी बाल्दी है ना, वाडी, गोल्जी वाडी, ध्यान से। तो ये पैकेजिंग पैकेजिंग का काम होता है इसका। गोल्जी वाडी का काम पैकेजिंग का होता है। और ये चैप्टर जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक ये ऐसा ही हो, कुछ कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हो, तो टेंशन नहीं लेना है। आप सभी को जब हम बोल ही दिए हैं कि प्रॉपर पढ़ाना है, तो पढ़ाएंगे जरूर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम किसमें अधिक पाए जाते हैं। लाइसोसोम किसमें अधिक पाए जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम सबसे अधिक जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में मतलब जीव में। अब जीव में आप लोग जान ही रहे हो, सब कुछ आ जाएगा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारा जानवर, सब चीज आ जाएगा जीव जंतु में। तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे में होता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होता है। पेड़ पौधे मतलब पादप कोशिका में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, बट जंतु कोशिका में ज्यादा होता है, अधिक होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का प्रकार कौन सा है। तो कोशिका विभाजन का प्रकार यहाँ पे आप 29 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। कोशिका विभाजन का प्रकार दो तरह का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस याद कीजिए, मियोसिस याद हो जाएगा, सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बात समझ गए ना, माइटोसिस मियोसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है
कोशिका के अंदर द्रव क्या कहलाता है? कोशिका के अंदर जो द्रव होगा, जो पानी होगा, द्रव मतलब पानी टाइप का होता है, द्रव मतलब पानी टाइप का, तो उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका के अंदर द्रव क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कोशिका साइटोप्लाज्मा ही होता है, जैसा मैंने आपको सिट्टी वाला पे याद दिलाया, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा देख लीजिए किस तरह कैसा होता है, द्रव के जैसा होता है। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है ना, वो साइटोप्लाज्मा होता है। और वो सबसे बड़ा होता है। काहे सबसे बड़ा होता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम करता है। हमने आपको ये भी बताया कि कोशिका का जो आकार होता है वो कैसे निर्धारित होता है, तो उसके काम के आधार पर निर्धारित होता है। तो साइटोप्लाज्मा सबसे बड़ा है। और ये एक द्रव होता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, जो पानी टाइप का, जो लिक्विड टाइप का जो पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। इसके बाद डीएनए कहाँ पाया जाता है? हाँ जी, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए कहाँ होता है? नाभिक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो डीएनए जिसका फुल फॉर्म है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये आपका नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में देखने को मिल जाएगा। एक चीज का प्रॉपर तरीका से ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों। 31 का ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। इसके बाद राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम के बारे में मैंने आप सभी को बताया कि राइबोसोम में क्या होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जैसा कि पहले बताया, सेम टू सेम क्वेश्चन। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण। चलो इसको 4-5 बार बोल देते हैं। राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण। बात समझे? राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जो कोशिका जो झिल्ली होती है ना, वो कहाँ पे पाई जाती है? चलो बताओ, पादप कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में? सोचोगे ना तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो कोशिका जो भित्ति होती है पादप कोशिका में, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे आप लोग देखे होइएगा उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा झिल्ली किस तरह का होता है, चाहे कोशिका झिल्ली किस तरह का होता है? यहाँ पे देखो, अर्ध पारगम्य का मतलब जिसमें आर पार दिखता है। पूर्ण पारगम्य का मतलब कि एकदम पूरा पूरा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपारगम्य का मतलब जिसमें नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जिसमें जिसको हम लोग ये देखो 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बस समझना है। प्लाज्मा झिल्ली पूर्ण पारगम्य और अपारगम्य। पारगम्य देखो जिसको आर पार पूरा देखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण। अर्ध पारगम्य मतलब जिसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और अपारगम्य जो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अर्ध पारगम्य, तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या चीज नहीं होता है, क्या चीज ऐड नहीं होता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है 35 नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नाभिक झिल्ली नहीं होता है, ठीक है, नाभिक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में नाभिक झिल्ली नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? हाँ जी, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? ये 2-4 क्वेश्चन है जो थोड़ा हार्ड है, बट अगर हार्ड वर्क आप कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सुसंगठित नाभिक। और क्लास 10th से ज़्यादा हार्ड होता है क्लास 9th, इसीलिए क्योंकि 8वीं से जब 9th में आइएगा ना तो एकदम दिमाग पे जोर देना पड़ता है। जो लड़का दिमाग पे जोर दिया समझिए 10th सिंपली निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो सुसंगठित नाभिक, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? सुसंगठित नाभिक। इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यहाँ भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। कोशिका का आकार कैसे निर्धारित होता है? तो उसके काम के आधार पर। उसके बाद राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये सब चीज़ हम बताए हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कोशिका होता है ना वो जंतु कोशिका में होता है, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, 10 और क्वेश्चन है, 50 तक है। आरबीसी में क्या नहीं होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। खून जानते हो खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स
लाल वाला खून की यहाँ पे बात हो रहा है। तो उसमें क्या नहीं होता है, नाभिक, हीमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्मा या फिर झिल्ली। साइटोप्लाज्मा लिक्विड टाइप का होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ा प्लाज्मा होता है। तो 38 नंबर पॉइंट में कुछ सोचो, खून में आप लोग कभी नाभिक देखे हो? खून में आप लोग कभी नाभिक देखे हो? नहीं देखे हो, तो ये नाभिक नहीं होता है। हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण लाल होता है। साइटोप्लाज्मा लिक्विड टाइप का होता है। झिल्ली भी होता है। देखिएगा कभी खून को लेकर के अगर वायु में रख दिया जाता है तो वो जम जाता है, झिल्ली टाइप का जमता है। समझ गए ना? इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कोशिका का विभाजन क्यों होता है? कोशिका का विभाजन आखिरकार क्यों किया जाता है? तो वृद्धि के लिए, मतलब बढ़ने के लिए भी, मरम्मत के लिए भी, प्रजनन के भी लिए भी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका का विभाजन क्यों होता है? तो बढ़ने के लिए भी, प्रजनन के लिए भी, अगर मैं बात करूँ तो मरम्मत के लिए भी। मरम्मत का मतलब क्या है? जैसे कि शरीर में टूट फूट हो गया, उसको मरम्मत करने के लिए। ये बात समझ रहे हो? इसके बाद यहाँ पे अगला देख सकते हो 40 नंबर, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का जो सिद्धांत है वो कौन दे ले था? तो बस सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। इसके बाद आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है कि वसंगति की इकाई क्या है? कोशिका, जीन, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जीन या फिर कोशिका। वसंगति की इकाई क्या है? वसंगति की इकाई क्या है? तो ये जीन हो जाएगा। ठीक है, जीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, पानी का उच्च से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? पानी का उच्च से नीचे सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ तो परासरण कहलाता है। ठीक है, परासरण कहलाता है। पानी का उच्च से निम्न में जाना है ना, उच्च से मतलब उच्च से उच्च सांद्रता, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता में जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसके बाद देख सकते हो कोशिका का सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया था? तो जैसा कि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, स्वान ने। तो यहाँ पे कौन जो है आगे बढ़ाया, ये पूछा जा रहा है। तो 43 नंबर का विर्चो हो जाएगा। ठीक है, विर्चो हो जाएगा। और ये नाम आप लोगों को अभी याद नहीं होगा जब तक 4-5 बार हटिएगा नहीं, इसीलिए क्योंकि नाम आप देख के सोच सकते हो। विर्चो, विर्चो कैसा नाम है? इसके बाद देखो, बैक्टीरिया में नाभिक झिल्ली होती है? हाँ, नहीं, कभी कभी, कोई नहीं। क्या बैक्टीरिया में नाभिक झिल्ली होती है? मेरा आंसर है नहीं। आपका आंसर क्या है? आपका भी होगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में नाभिक झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरिया में नाभिक झिल्ली नहीं होती है। इसके बाद वाला पॉइंट समझ लीजिए, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। परासरण किसके द्वारा होता है? झिल्ली, डीएनए, नाभिक या फिर राइबोसोम। राइबोसोम तो बता ही दिया आपको, उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो परासरण भाई किसके कारण होता है? तो वो झिल्ली के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? झिल्ली के कारण आपका परासरण होता है। इसके बाद वाला पॉइंट देख लीजिएगा, पौधों की कोशिका में क्या अतिरिक्त होता है? यानी पौधों की कोशिका में क्या अतिरिक्त होता है, क्या खाली होता है बताओ? तो 47 नंबर। तो यहाँ पे देख लो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अतिरिक्त होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों का रंग, पेड़ पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लो, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, नाभिक, साइटोप्लाज्मा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिका में आप लोगों को मैंने बताया कोशिका भित्ति नहीं होता है। वो आप जब पीछे का क्वेश्चन याद कीजिएगा ना, तो उसमें था नहीं कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में बोले हैं ना, पेड़ पौधों में बोले थे पहले, और जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कोशिका में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? नाभिक के द्वारा, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ भाई, हमेशा याद रखना, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को जैसा कि मैंने समझाया, इसको फिर से आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, पूरा परफेक्ट हो जाएगा। एक भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप लोगों से छूटे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।